So, welcome guys to another session for BARC and NPCIL interview preparation, mock interview session series. And today with me, we have in the panel Ankur Bansal sir. Welcome, sir. Thank you, sir. And in this session, we are going to take the mock interview with Mohit Kumar Seth. Yes. तो मोहित आप अपना कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहोगे जो आपने प्रिपेयर किया है फॉर इंटरव्यू? Yes, sir. Thank you, sir, for this opportunity. My name is Mohit Kumar Seth. I am from Varanasi, Uttar Pradesh. Sir, I have completed my Bachelor of Engineering in Chemical from Dr. SSB UICT, Punjab, Chandigarh. Sir, right now I am working in ITC as a manufacturing executive. I have completed my summer internship from Indian Oil Corporation Limited, Gujarat Refinery, in the hydrogen generation unit. Sir, I have completed my class 10th and 12th from UP Board Hindi medium. After that, sir, my hobbies are I like to play and watching cricket. That's all about me. ओके, तो क्रिकेट आपकी हॉबी है। एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो आईपीएल में? Sir, this year I am supporting RCB. Okay. How many matches they have won till now? Sir, they have won 8 matches, 8, and Out one of? match out of 12. ओके ओके, तो वहाँ पे सब टेक्निकल पे आते हैं। आई होप आप कंफर्टेबल हो गए होंगे। Yes. हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर इन एनपीसीआई? Sir, I have prepared right now 3. I am working on 4 and 5. तो कैन यू लिस्ट डाउन द सब्जेक्ट एज पर योर प्रेफरेंस, कि पहले इससे पूछना चाहिए फिर इससे ऐसे करके? सर, पहला मेरा सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स, तीसरा मास ट्रांसफर ऑपरेशन, और सर चौथा अभी मैं थर्मोडायनेमिक्स पे पढ़ रहा हूँ, और पांचवा केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। ओके, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, मास ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स एंड सीआरई, ये आपने बोला। यस सर। तो इसी से स्टार्ट करते हैं हम। आपने बाउंड्री लेयर पढ़ी होंगी, बाउंड्री लेयर थ्योरीज, हीट में भी और एफएम में भी। यस सर। तो कैन यू टेल मी द एनालॉजी बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, मोमेंटम ट्रांसफर? एक मिनट सर, सॉरी। सर, talking about the analogy, so in the mass transfer and in the heat मास transfer. मैंने पूछा ही नहीं, मैंने हीट ट्रांसफर एंड मोमेंटम ट्रांसफर पूछा। मोमेंटम ट्रांसफर, सर फ्लैट प्लेट के लिए जो एनालॉजी होता है उसका मैं फार्मूला बता सकता हूँ। जैसे नसेल्ट नंबर इक्वल टू पॉइंट फॉर द लोकल नसेल्ट नंबर 0.332 रेनॉल्ड के पावर 0.5। आपने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, रेनॉल्ड्स एनालॉजी, चिल्टन कोल्बर्न एनालॉजी, लाइक दिस? यस सर, आई हैव स्टडीड अबाउट द चिल्टन कोल्बर्न एनालॉजी। वही तो एनालॉजी है भाई, और क्या है? ओके ओके सर, मॉडिफाइड रेनॉल्ड एनालॉजी, जो भी नाम देना है आपको दो, क्या है? सर नसेल्ट नंबर डिवाइड बाय रेनॉल्ड इनटू प्रांटल के पावर 2/3 इक्वल टू F/2। Okay, what is F there? सर F showing fanning friction factor। फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर। तो अगर उसकी जगह मुझे डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर रखना है तो क्या होगा रिलेशन? सर डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर इक्वल टू 4 times ऑफ द फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर। हाँ, तो वहाँ रिलेशन क्या होगा एनालॉजी में? हाँ सर, इट विल इक्वल टू कैपिटल F डिवाइड बाय 8। ओके, तो कैन यू टेल मी एनी रियल लाइफ एग्जांपल वेयर वी कैन यूज दिस एनालॉजी? सर we can use a modified Reynolds analogy equal to the Chilton-Corbin analogy for the gas and liquid whenever we जहाँ पर भी इसको हम फ्लो कराते हैं तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं।
मोस्टली सर इसका जो एजम्पशन है कि यह स्क्रीन 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 फिक्शन पे लगाते हैं। स्किन फ्रिक्शन क्या होता है? सर जब हमारा कोई भी जब भी कोई सिस्टम हॉरिजॉन्टल रखा होता है तो उसके ऊपर जो भी हमारा फ्लो होता है फ्लूइड का, तो वह उसके ऊपर उसके सरफेस के ऊपर से एक फोर्स लगाते हुए जाता है, तो इस पे उसकी स्क्रीन पे एक फ्रिक्शन लगता है, इसको स्क्रीन फ्रिक्शन बोलते हैं। अच्छा, सपोज मेरे पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है, यस सर। उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इट कुड बी एनी फ्लूइड, लिक्विड और गैस, डजंट मैटर। तो उस सिलेंड्रिकल पाइप में कैन यू ड्रॉ द हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर एंड थर्मल बाउंड्री लेयर? यस सर। सर पेपर आई पेन है आपके पास? यस सर, आई हैव पेपर पेन। हाँ तो दिखाओ ड्रॉ करके। सर सर इसके लिए मुझे प्रांटल नंबर चाहिए था, कितना वैल्यू होना चाहिए इसका? अगर यह एक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो हमारा वेलोसिटी फिर थर्म। मान लो तीनों के लिए बता दो जो भी आपके माइंड में केसेस आ रहे हैं। ओके। ये मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर से कम है। एक केस ये हो गया। दूसरा केस, फ्लूइड का टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर से ज्यादा है। फ्लो लेमिनारी मान लो आप, सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है। हाँ सर, यहाँ पे पहला वाला जो शो कर रहा हूँ मैं, इसमें प्रांटल नंबर मैंने ए लेस देन इक्वल टू 1 लिया है। ये आपने फ्लैट प्लेट के लिए बनाया है, मैंने सिलेंड्रिकल पाइप का पूछा था। ओके। इनसाइड द सिलेंड्रिकल पाइप। सर प्रांटल नंबर सर ग्रेटर, सर आई एम राइट नाउ आई एम, मुझे इतना ही याद आ रहा है, प्रांटल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ऐसा बना सकता हूँ सर? ऐसा बना सकता हूँ मतलब? अरे, आप कैसा होता है मैंने बस ये पूछा, बाउंड्री लेयर थ्योरी। सर वेलोसिटी बाउंड्री लेयर विल बी ग्रेटर देन और द प्रांटल नंबर इक्वल टू 1। इनमें थर्मल बाउंड्री लेयर और वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ये है। जब हाँ। टेम्परेचर आपने मतलब हॉट फ्लूइड है अंदर, यस सर। और कोल्ड फ्लूइड होगा तो सर heat will be come from surrounding to inside। प्रोफाइल की बात हो रही डायरेक्शन चेंज हो जाएगा।
मतलब बाउंड्री, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर इधर जा रहा है तो थर्मल बाउंड्री लेयर इधर जाएगा। हाँ सर, मुझे इसके बारे में थोड़ा अभी क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, याद आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में पढ़ा है? हाँ सर, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ा है। कोई कॉमन टू टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर बता सकते हो? सर, PHWR and second LWR, pressurized heavy. Right now I'm forgetting the full name. And second is the LWR, sir. एल का मतलब? सर सॉरी सर, अभी इसके बारे में डिटेल में नहीं गया था मैं। जो कॉमन टू टाइप्स होते हैं वो होते हैं प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर एंड Yes, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। okay. चलो कोई बात नहीं, हीट और एफएम की ही बात हो रही है तो एक क्वेश्चन है मेरे पास। ये देख रहे हो आप, रोप Yes, sir. स्ट्रिंग, कुछ ऐसे अभी आपका ये है। अगर यहाँ पे मैं नीचे से कुछ वो इसे पुल करूं तो इट विल बिकम काइंड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। Yes, sir. कैन यू टेल मी द रीजन फॉर बिहाइंड दिस? Which force or what is why it is getting straight? सर, यहाँ पर सर हमने टेंशन फोर्स लगाया है। F- टेंशन फोर्स, तो टेंशन फोर्स की अगर हम बात करें तो कौन सी प्रॉपर्टी आपके माइंड में आती है ये वर्ड सुनने के बाद? सर, इलास्टिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लूइड के इलास्टिक। केस में? फ्लूइड के केस में, यस सर, फ्लूइड के केस में कह सकते हैं। एक और होती है सर, सरफेस टेंशन। यस सर, सरफेस टेंशन ऑल्सो है। तो सरफेस, व्हाट इज सरफेस टेंशन? कैन यू डिफाइन? Sir, in the mathematical term, surface tension defined as a force per unit length. लेंथ ऑफ व्हाट? Sir, length of the surface on which tension force is acting, force per unit length. और मैथमेटिकली ना बताएं, फिजिकली बताएं तो सरफेस टेंशन से क्या पता चलता है हमें? क्या सर बेनिफिट है या लॉस है? सरफेस टेंशन में सर मोस्टली क्या होता है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में उनकी भी जो कोहेशन फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू एडहेसिव फोर्स। ओके, एंड एंड सर, इसके कारण सर जो कोई भी पार्टिकल, अगर हम कोई भी मतलब जैसे कि कोई भी इंसेक्ट है, जैसे कि हम बात करें मॉस्किटो, अगर हम किसी भी गांव में या कहीं भी अगर तालाब है, अगर उसमें हम ऑयल को मिला दें तो ऑयल क्या करता है कि उस पानी के सरफेस टेंशन को कम कर देता है। तो वह इंसेक्टिसाइड या क्या जो भी मॉस्किटो हो उसके अंदर डूब जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स उतना सरफेस टेंशन प्रोवाइड नहीं होता, तो सरफेस उतना अच्छा टेंशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है, इस वजह से होता है। ओके, तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो व्हाट विल बी द लाप्लास प्रेशर इक्वेशन फॉर स्फेरिकल ड्रॉप्स? प्रेशर इक्वेशन फॉर वाटर ड्रॉप, जो लिक्विड्स हैं उनके केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सरफेस टेंशन का क्या होता है? सर, लिक्विड के केस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। वाई? सर, टेम्परेचर बढ़ाने से जो सेम मॉलिक्यूल के बीच जो कोहेशन फोर्स होता है वह कम हो जाता है। इस कारण क्यों होता है? सर उनके बीच जो इंटरा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह ब्रेक होता है टेम्परेचर बढ़ाने से। पर क्यों होता है वही तो पूछ रहा हूँ। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, इसलिए होता है। पर लिक्विड तो आपका इनकम्प्रेसिबल है। ये
होता है टर्म, सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा। काइनेटिक एनर्जी का नाम सुना है? यस सर सुना है। तो फिर ये बताओ स्टेग्नेशन प्रेशर क्या होता है? सर स्टेगनेशन प्रेशर ये डिफाइन करता है कि किसी भी सेम हाइट से किसी भी सेम लेवल पे सभी जहाँ पे जो प्रेशर होगा सेम होगा। ये पास्कल लॉ में डिफाइन किया गया है। अगर कोई भी हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स है या आइडियल फ्लूइड है जिसका विस्कोसिटी 0 है, तो उस पे किसी भी सेम लेवल पे जो हाइट के हेड के थ्रू जो में प्रेशर होगा वह सेम होगा। यहाँ पे आप मुझे ये बता सकते हो सरफेस टेंशन का क्या रोल होता है हीट ट्रांसफर में? मतलब सरफेस टेंशन कम है या ज्यादा है तो उसका हीट ट्रांसफर में कोई इफेक्ट होता है या नहीं? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। सर सरफेस टेंशन मोस्टली कोहेसिव फोर्स को डोमिनेट करता है। तो अगर अगर सरफेस टेंशन ज्यादा, सरफेस टेंशन कोहेसिव फोर्स को डोमिनेट करता है? नो नो सर, सरफेस टेंशन के अंदर जो मतलब सेम मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लगता है वो कोहेशन फोर्स में मान के चल रहा हूँ कि वही हो। तो अगर हमारा अगर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो और सर अगर हम हीट ट्रांसफर होने के लिए अगर डिफरेंट लोकेशन पोजीशन पे अगर टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हीट विल बी फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सरफेस टेंशन हमारा हीट ट्रांसफर को रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को सपोर्ट करना चाहिए अगर सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो। तो आपका मतलब है कि अगर सरफेस टेंशन ज्यादा है तो हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। यस सर। और व्हाट अबाउट द मास ट्रांसफर? तो मास ट्रांसफर आल्सो विल बी हाई। सर अकॉर्डिंग टू मी आई डोंट हैव। सरफेस टेंशन का रोल कब आएगा? जब इंटरफेस बनेगा, है ना? यस सर। अब सो खुद सोचो, मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, उन्हें अगर मैं मिक्स कर दूं, वो कंप्लीटली मिक्स हो रहे हैं। और एक सिनेरियो है जब उनके बीच में कोई मिक्सिंग नहीं है, जैसे वाटर एंड ऑयल हो गया। यस सर। पहला केस जब मिक्स हो रहे हैं लाइक वाटर एंड एथेनॉल, तो किस सिनेरियो में मास ट्रांसफर ज्यादा होगा? सर वाटर वाटर, एथेनॉल के में या वाटर ऑयल में? सर वाटर और एथनॉल में, क्योंकि इन दोनों की ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये दोनों एजिट्रॉप फॉर्म कर लेते हैं और इनकी तो जो अगर सरफेस टेंशन ज्यादा है तो इसका मतलब दोनों लिक्विड्स जो हैं वो इमिसिबल रहेंगे। सर आई थिंक मैंने स्टेटमेंट गलत की है सर। ये प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है जो भी फ्लूइड हम मिक्स करना चाहते हैं। चलो ठीक है, देख लेना आप इसे एक बार, इसमें मैं ओके। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। एक आगे बढ़ते हैं। आपने और क्या बताया था? हीट, एफएम, मास और थर्मो। तो बाकी सर से बात कर लेते हैं थोड़ा। आप मास ट्रांसफर वगैरह के क्वेश्चन भी देख लो, हीट और मास के, फिर हम आगे सीआरई और थर्मो के क्वेश्चन और देखेंगे हैं। ओके सर। बाकी एफएम में तो मैं ठीक है, और भी कुछ पूछना था बाद में पूछ लूंगा सर। श्योर सर। तो आपका नंबर 1 पे कौन सा सब्जेक्ट था? सर हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। और नंबर 2 पे? फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स। अरे वाह। सर थर्ड मास ट्रांसफर ऑपरेशन। थर्ड मास ट्रांसफर ऑपरेशन। यस सर। तो नंबर 1 पे हीट है और नंबर 3 पे मास है। यस चलिए, सर। बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है। तो हीट ट्रांसफर में जो हमारा हीट एक्सचेंजर्स होता है, यस हीट एक्सचेंजर के मुझे टाइप्स बता दो आप। सर तो अकॉर्डिंग टू द फ्लो जो हीट ट्रांसफर तीन तरह से डिफाइन किया गया है। पहला पैरेलल या कोकरेंट फ्लो, दूसरा काउंटर करंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, एंड थर्ड क्रॉस करंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट ये दो प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर, सेकेंड इनडायरेक्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। और सर एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो
प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर होते हैं, सेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, डबल पाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, शेल एंड ट्यूब के कंपोनेंट्स बता दो मुझे। सर सेल एंड ट्यूब के कंपोनेंट्स, ट्यूब बंडल्स, इनलेट एंड आउटलेट ऑफ ट्यूब साइड ऑफ nozzles and baffles, tie rod, after that tube impingement plate, cell side inlet and outlet, and talking about the floating head, so we have bonnet at the second side. So these are the major part of the cell and tube heat exchanger. यहाँ पे ट्यूब बंडल का क्या काम है? सर ट्यूब बंडल मोस्टली जो ट्यूब साइड जो फ्लूइड होती है और उनको फ्लो कराना ट्यूब के अकॉर्डिंग, ताकि वह सेल साइड में जो फ्लूइड है उनके कांटेक्ट में ना आए और इनके बीच इनडायरेक्ट टाइप कांटेक्ट का हीट ट्रांसफर हो। सीलिंग प्रोवाइड करते हैं मतलब? सीलिंग मीन सर? यही बोला ना, सीलिंग करता है मतलब शेल साइड फ्लूइड और ट्यूब साइड फ्लूइड आपस में मिक्स ना कांटेक्ट हो। में ना आए। यस सर। शेल साइड फ्लूइड बेसिकली शेल को छोड़ के बाहर ना चला जाए। यस सर। ठीक है, ठीक है। और इसमें बेफल्स का क्या काम होता है? सर वेफल्स का मोस्टली ये हमारे ट्यूब बंडल को सपोर्ट करता है। आफ्टर दैट हमारा सेल साइड टर्बुलेंस प्रोवाइड करता है, और इसकी वजह से हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बढ़ता है। अ, इसका मेजर रोल यही है। बेफल के बीच में स्पेसिंग कितनी होती है? तो वेफल्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है और डिजाइन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। वेफल के बीच की स्पेसिंग सर हमारा सेल डायमीटर के 20% से लेके 50% के बीच में रख सकते हैं। और बेफल कट? The vessel cut also we can put according to the cell diameter 20% से 30% के बीच सेल डायमीटर का रख सकते हैं डिजाइन के अकॉर्डिंग। और टाइप ऑफ बेफल्स? सर कट सेगमेंटल वेफल्स होते हैं, डिस्क टाइप ऑफ वेफल्स आई हैव स्टडीड। सेगमेंटल बेफल्स और कट सेगमेंटल वेफल्स एंड सर देयर इज अ concentric type of also vessels are there. डोनट बेफल्स? Yes sir. देखिए तुमने डोनट बेफल्स डायग्राम Yes. बना सकते हो? हाँ सर बना सकते हैं। सर ऐसा होता है mostly। ठीक है, सही। तो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर और प्लेट हीट एक्सचेंजर में अगर मुझे चूज करना हो तो कौन सा चूज करना है और उसको चूज करने का रीजन क्या है? अगर सर मुझे अगर ज्यादा रेट ऑफ मुझे अगर सर एरिया ज्यादा चाहिए हीट ट्रांसफर के लिए गिवन मास एंड वॉल्यूम के लिए, तो मैं सेल प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर यूज कर सकता हूँ। पर सर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर इन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल एरिया ज्यादा चाहिए या क्या क्या बोल रहे हो तुम? एरिया ज्यादा चाहिए ये बोल रहे हो? प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में एरिया ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेल एंड ट्यूब। बट प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में एरिया ज्यादा होता है या कम होता है? सर सेल एंड कॉम्पैक्ट होता है यार, प्लेट हीट एक्सचेंजर्स तो कॉम्पैक्ट होते हैं। ओके सर, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में एरिया जो होता है फ्लो होने के लिए, अरे फॉर द हीट ट्रांसफर वो ज्यादा होता है पर यूनिट गिवन मास एंड वॉल्यूम में। और सर सेल एंड ट्यूब में क्या होता है, हम फॉलिंग फ्लूइड एंड कोरोजिव फ्लूइड को भी डील कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू प्लेट टाइप में क्या होगा, वहाँ पे अ, अ, मतलब फ्लो नहीं हो पाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत पतली पाइप होती हैं एज कम्पेयर टू प्लेट टाइप। तो एरिया ज्यादा होने के कारण हम सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर को यूज करते हैं। बस। और सर इसका जो डिजाइन होता है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का बहुत सिंपल होता है। प्लेट का भी तो सिंपल होता है, प्लेट में क्या दिक्कत है? सर प्लेट में सर ये दिक्कत ये हो सकता है जैसे कि जो भी हम प्रोसेस फ्लूइड यूज कर रहे हैं, तो अगर उसमें अगर फॉइलिंग का नेचर है तो उसके लिए मतलब प्लेट टाइप उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें फोल्ड हो जाएगा हमारा ट्यूब जो प्लेट में है।
ज्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किसमें है? सर सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। शैलेंट्यूब में ज्यादा हीट ट्रांसफर रेट होता है? सर सॉरी सर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा इसमें होता है प्लेट में, और एरिया ज्यादा होता है सेल एंड ट्यूब में। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर प्लेट में है, एरिया भी इसका कम है, तो फिर तो यही बेस्ट हुआ ना। सर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं उसमें। शेल प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर कॉम्पैक्ट भी होता है। यस सर। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर की एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी ज्यादा होता है। तो फिर इसी को तो यूज करना चाहिए ना, शेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर को यूज क्यों करना चाहिए? सर क्योंकि सर गिवन मास एंड वॉल्यूम में जो हीट ट्रांसफर एरिया होता है ज़्यादा होता है इसलिए। दूसरा सर इसके सेल एंड ट्यूब में एरिया ज्यादा होना मतलब क्या, वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना, फिर एरिया ज्यादा होगा तो हमारे लिए अच्छी बात थोड़ी ना है। यस सर। और सर एक तो हम जो मतलब एडवांटेज है सेल एंड ट्यूब के लिए कि उसके अंदर जो भी फ्लूइड यूज करते हैं, अगर वो ऑयल्ड है तो मतलब फॉलिंग वाले फ्लूइड है तो उसमें डील कर सकते हैं हम सेल एंड ट्यूब में, या ये कोरोजन। तुम्हारी पॉइंट ठीक है कि शैलन ट्यूब अगर फॉलिंग फ्लूइड्स है तो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर की बजाय शैलन ट्यूब को हमें डील करना चाहिए, बिकॉज वहां पे फॉलिंग के फ्लूइड को डील करने के लिए हमारे पास अरेंजमेंट्स है। हम पासेस कर सकते हैं, ओके, पार्ट्स कर सकते हैं, फ्लो रेट कम कर सकते हैं, नंबर ऑफ ट्यूब्स बढ़ा सकते हैं, पिच चेंज कर सकते हैं, बेफल्स कट चेंज कर सकते हैं, बेफल की स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ है। तो दैट इज ओके, बट उसके अलावा कोई पॉइंट नहीं बता रहे तुम। और भी कोई एडवांटेज है शैलन ट्यूब की, नहीं है वर्सेस दी प्लेट टाइप? सर अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मुझे बताओ इसके बारे में, जो हमारा हीट एक्सचेंजर है, एक तो हमने शेल ट्यूब की बात कर ली, उसकी प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर की बात कर ली, इसके अलावा एक फिन्ड हीट एक्सचेंजर भी आता है, यस उसके सर। बारे में कुछ बताओ। सर फील्ड हीट एक्सचेंजर में जो सरफेस के ऊपर हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ाने के लिए फिन का यूज करते हैं, इसलिए सर इसमें हीट ट्रांसफर ज़्यादा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज़्यादा मिलता है हमें। और कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में? सर एरिया ज़्यादा होता है तो हम तो एच से डेल्टा टी ज़्यादा होगा क्यू। एंड सर इसमें हम मोस्टली अगर लो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वाले जैसे एयर हो गया उसको भी हम्म। यूज कर सकते हैं हम्म, आउटसाइड। ठीक है। रेक्यूपरेटर क्या होता है, रेक्यूपरेटर्स? सर सर इसके बारे में नहीं पता। रेक्यूपरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर नहीं पड़ा? नो सर। अच्छा। जो हम शेलन ट्यूब की बात कर रहे हैं, प्लेट एंड प्लेट ट्यूब की बात कर रहे हैं, या डबल पाइप की बात कर रहे हैं, इन सारे हीट एक्सचेंजर्स के अंदर एक हॉट फ्लूइड है और एक कोल्ड फ्लूइड है। ओके हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में ऑब्वियसली। बीच में कोई ना कोई मटेरियल रहेगा, और उस मटेरियल के थ्रू एट द सेम टाइम हॉट और कोल्ड फ्लूइड के बीच में हीट एक्सचेंज होता है। इस प्रोसेस के अलावा भी कोई तरीका है क्या हीट एक्सचेंज करने का हीट एक्सचेंजर में? इसके अलावा सर हीट एक्सचेंजर में अगर सेलेंट ट्यूब की बात करें तो नहीं, यहाँ नहीं, पे मैं नहीं आता। शेलन ट्यूब की बात नहीं कर रहा, कोई और हो सकता है टाइप। सर डायरेक्ट कांटेक्ट करा सकते हैं जिसके भी उनके बीच में। डायरेक्ट कांटेक्ट में भी तो हॉट और कोल्ड के बीच में सेम टाइम पे तो हीट ट्रांसफर होगा। मैं कह रहा हूँ कि सेम टाइम पे हीट ट्रांसफर ना हो, ऐसा कोई कर सकते हैं कुछ? सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सही से। हॉट लिक्विड फ्लो कर रहा है, कोल्ड लिक्विड फ्लो कर रहा है, यस सर। और दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है। ये हमने पढ़ा हीट एक्सचेंजर्स में कि ऐसा होता है। यस मैं सर। पूछ रहा हूँ कि इस प्रोसेस के अलावा भी कोई और तरीका है क्या जिससे दो फ्लूइड्स के बीच में हीट ट्रांसफर हो सकता है? डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, बट दोनों फ्लूइड्स के बीच में ट्रांसफर तो एक ही टाइम पर होगा। हॉट अपनी हीट लूज कर रहा होगा और उसी टाइम पे कोल्ड हीट गेन कर रहा होगा। एक तो ये तरीका हो गया हीट एक्सचेंज करवाने का, कोई और भी तरीका है क्या?
सर मैं गेस कर सकता हूँ, जैसे कि सर हमारा जो इवोपरेटिव कूलिंग होता है उसके दौरान उस प्रोसेस में जो हीट लॉस होता है और तो वो हीट एक्सचेंजर्स नहीं पड़े जिसमें पहले हम हॉट फ्लूइड पास करवाते हैं, सिर्फ हॉट फ्लूइड, और जब Okay. हॉट फ्लूइड सारा पास हो जाता है उसके बाद कोल्ड पास करवाते हैं नहीं बारी सर, बारी से। ये नहीं पड़ा सर मैंने। पहले हॉट फ्लूइड पास करवाते हैं, जो सरफेस होता है हॉट फ्लूइड की एनर्जी को अपने पास कंजर्व रखता है, उसके बाद कोल्ड आता है और सरफेस उस एनर्जी को दे देते हैं बारी बारी से। एट द सेम टाइम नहीं होता, बारी बारी से होता है, टर्न बाय टर्न। ओके। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम हीट एक्सचेंजर्स के अंदर इफेक्टिवनेस की बात करते हैं कई बार, है ना? यस सर। तो इफेक्टिवनेस ऑफ ए हीट एक्सचेंजर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सर जो किसी भी हीट एक्सचेंजर का जो इफेक्टिवनेस होता है वो एक्चुअली ये डिफाइन करता है कि एक्चुअली कितना हीट ट्रांसफर हुआ, उसको डिवाइड करते हैं मैक्सिमम पॉसिबल कितना हीट ट्रांसफर हो सकता था। और मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या एक्सप्रेशन होगा उसका? सर इसमें जो हमारा डेल्टा टी लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो काउंटर के लिए टोटल टोटल ले लेते हैं, और जो लॉन्ग मीन टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो काउंटर करंट फ्लो के लिए। मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर में हम लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं। आर यू श्योर? सर एच ए डेल्टा टी एल एम काउंटर के लिए यूज कर सकते हैं, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर हमें मिलेगा। और अगर रियल चाहिए तो हमें एक बार इसको आप इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला लिखो। ओके। सर ये उल्टा आ रहा था क्या है? देखो अंकुश आपका म्यूट है। मैं कह रहा हूँ हमें सीधा दिख रहा है, डोंट वरी। अच्छा ओके। क्या लिखा आपने? एच ए ऊपर डेल्टा टी एल एम डेल्टा टी एल एम रियल, और रियल ए डेल्टा टी एल एम काउंटर। काउंटर। ये आपका इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला है। यस सर। तो इसमें एच ए तो कट जाएगा, है ना? यस कोई बात, हटा लो, पेज हटा लो। इसमें एच ए तो कट जाएगा, तो इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला डेल्टा टी एल एम रियल डिवाइड बाय डेल्टा टी एल एम काउंटर होता है। सर एक मैं दोबारा राइट करूँ? हाँ सर मैं दोबारा राइट राइट अप कर सकता हूँ? हाँ मैंने हाँ, लिखो लिखो। सर इसमें मैं इस बार मैंने मास फ्लो के टर्म में लिखा है एम सी पी हॉट के लिए लिखा है, मीन डेल्टा टी हॉट का जो कन्वर्ट हो रहा है डिवाइड बाई एम सी पी मिनिमम टी एच आई माइनस टी आई।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ मैं कह रहा एज ऊपर करो, दिख नहीं रहा था। हाँ अब ठीक है। MCP हॉट THI माइनस TH0 डिवाइड बाय MCP मिन इंटू मिनिमम। THI माइनस TCI। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? अभी तुम तो कुछ और लिख रहे थे। सर एक्चुअली मैं सर फिन इफेक्टिवनेस की तरफ थोड़ा सा मेरा दिमाग घूम गया था। हाँ वही वही वही। तो यहाँ पर जो तुमने नीचे लिखा है अभी, यस सर। THI माइनस TCI, ये लिखा है ना? यस सर। तो ये THI माइनस TCI दोनों के तुमने इनलेट टेम्परेचर्स को माइनस कर दिया है। यस सर। किस लॉजिक से माइनस किया है दोनों के इनलेट को? सर मोस्टली लॉजिक ये कहता है कि मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर होने के लिए जो हमारा कोल्ड फ्लूइड का इनलेट है उसको रीच करना चाहिए हमारा जो हॉट फ्लूइड का इनलेट है, जो कि सर पॉसिबल नहीं है, बट ये मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्सेप्ट के लिए हम पढ़ते हैं, तो इस लॉजिक से डिफाइन किया है मैंने, मतलब ये पढ़ा था ये मैंने। टेम्परेचर डिफरेंस जो है ये क्या बता रहा है? सर ये मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर जो हो सकता है। नहीं, ये मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस बता रहा है। ओके। हमारे सिस्टम के अंदर 4 टेम्परेचर्स होते हैं। चारों टेम्परेचर्स को तुम कैसे भी माइनस करो एक दूसरे से, एक सेट जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा वो यही सेट है। यस। इज algebraically, mathematically and conceptually also the maximum possible temperature difference. सर आपका वॉइस अगेन Difference, अभी आ रहा है maximum possible heat सर। अब आ रहा है? हेलो। यस सर आ रहा हाँ तो मैं कह रहा था कि मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर अचीव करने के लिए मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस का होना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट होता है, इस वजह से हमने THI माइनस TCI किया। ठीक है, अब इसके साथ तुमने लिखा है MCP मिन, है ना? है। तो ये MCP मिन क्यों लिखा है? जब मुझे मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर करना ही है तो फिर तो मुझे डेल्टा टी मैक्स के साथ साथ MCP भी तो मैक्स करना चाहिए ना। दोनों मैक्स होंगे तभी तो ना हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होगा। तुम एक चीज को मिनिमम कर दोगे, दूसरे को मैक्सिमम कर दोगे, तो हीट ट्रांसफर मैक्सिमम कैसे आएगा? सर सर इसमें डिफाइन दो फ्लूइड, मतलब जो हमारा हॉट फ्लूइड होता है उसका एमसीपी का वैल्यू देखते हैं, आफ्टर दैट एमसीपी कोल्ड का देखते हैं, जिसमें जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस से। सर अब ये जो वैल्यू। अब तुम ये सोचो, मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस मान लो 100, ठीक है? हाँ यस सर। और MCP दो फ्लूइड की अलग अलग होती है। एक की MCP है मान लो 5, दूसरे की MCP है 10। ठीक है, तुम कह रहे हो कि 5 वाले से मल्टीप्लाई करना है 100 को। अगर 5 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हीट ट्रांसफर की वैल्यू आएगी 500। यस सर। लेकिन अगर मैं 10 वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो हीट ट्रांसफर की वैल्यू आएगी 1000। यस सर। मैक्सिमम हीट ट्रांसफर तो 1000 हुआ ना, 500 थोड़ी ना हुआ। तो मुझे तो MCP जिसका ज्यादा है उससे मल्टीप्लाई करना चाहिए ना, तभी तो हीट ट्रांसफर मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम हीट ट्रांसफर के लिए तो MCP भी मैक्स होगा, डेल्टा टी भी मैक्स होगा, तो ही तो ना मैक्सिमम हीट ट्रांसफर बनेगा। पॉइंट क्लियर है मेरा, क्या बोल यस। रहा हूँ? यस सर समझ गया मैं। सर अभी सर मैं लॉजिक नहीं समझ सोच नहीं पा रहा हूँ। सोच नहीं पा रहे हो? यस सर। इस क्वेश्चन का आंसर MCP के अंदर है। MCP को डिफाइन कर सकते हो? सर सर एक साथ, अलग अलग नहीं, MCP एक साथ।
सर यह एमसीपी सर शो करता है कि स्पेसिफिक सर यह स्पेसिफिक हीट बताता है। स्पेसिफिक तो नहीं हुआ ना, एमसीपी हो गया ना, सीपी है ना स्पेसिफिक, तो एम से मल्टीप्लाई करने पर थोड़ी ना स्पेसिफिक रहेगा वो। Yes, sir. ये एम डॉट सीपी है बेसिकली, एम मास नहीं है, मास फ्लो रेट है। तो मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई पे सीपी बन जाता है हीट कैपेसिटी रेट। तो हीट कैपेसिटी रेट हमें क्या बताता है? सर हीट कैपेसिटी रेट ये बता मतलब इसके फॉर्म कितना अमाउंट ऑफ द हीट ट्रांसफर हुआ डिवाइड बाई टेम्परेचर डिफरेंस। क्या बोल रहे हो? सर एमसीपी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। अरे ये तो रट्टा तो क्यों मार रहे हो? मैं बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, हीट कैपेसिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, क्या मीनिंग होता है इसका? ऐसे थोड़ी डिफाइन करते हैं रेट अपॉन ड्राइविंग फोर्स, वो तो फॉर्मूला वाइज हो गया, मैथमेटिकल। और मीनिंग क्या है इसका? हीट कैपेसिटी किसी की हमें क्या बताती है, क्या इंफॉर्मेशन देती है? सर यह बताता है कि कितना यह हीट ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर हो सकता है, कैपेबिलिटी उसकी मतलब फ्लूइड अगर की। हीट कैपेसिटी की वैल्यू 5 किलो जूल पर केल्विन है, तो 5 किलो जूल पर केल्विन क्या मीनिंग है इसका? सर 1 डिग्री टेम्परेचर या 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए हमें 5 किलो जूल का एनर्जी देना पड़ेगा। यही तो डेफिनेशन है। यस सर। तुम क्या बोल रहे हो, क्यू अपॉन डेल्टा? कहाँ से बना रहे हो भाई? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन रेस करने के लिए मुझे कितनी हीट चाहिए होगी, यही है ना? यस सर। ठीक है। सो मेरे पास एक फ्लूइड है, उसका हीट कैपेसिटी रेट जैसे मैंने बताया, एक का 10 है और एक का 5 है। ठीक है, यही है ना? मैंने जैसे एग्जांपल लिया था। अब जिसका हीट कैपेसिटी रेट 5 है, वो 5 किलो जूल ऑफ एनर्जी लेगा 1 केल्विन राइज करने के लिए। और जिसका हीट कैपेसिटी रेट 10 है, वो 10 किलो जूल एनर्जी लेगा राइज करने के लिए। अब जो हीट एक्सचेंज हो रहा है हॉट और कोल्ड के बीच में, वो तो हॉट और कोल्ड के बीच में हो रहा है, मतलब हॉट जितनी एनर्जी लूज करेगा उतनी एनर्जी कोल्ड गेन करेगा। यस सर। एडिशनल तो कुछ है नहीं। तो अगर हॉट ने 50 किलो जूल गेन करी तो कोल्ड ने 50 किलो जूल, हॉट ने 50 किलो जूल लूज करी तो कोल्ड ने 50 किलो जूल गेन कर ली, है ना? तो अगर जो मेरा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो 50 किलो जूल पर सेकेंड है, तो फिर मुझे बताओ कि जिस फ्लूइड का हीट कैपेसिटी रेट 5 किलो जूल पर केल्विन है, उसमें कितना टेम्परेचर चेंज आएगा? और जिसका 10 किलो जूल पर केल्विन है, उसमें कितना टेम्परेचर चेंज आएगा? सर 5 किलो जूल पर सेकेंड के लिए 10 का आएगा टेम्परेचर चेंज, और 10 के लिए 5 का आएगा। 10 के लिए 5 आएगा। यस सर। ये हिंट है, इस हिंट को पकड़ो और मेरे क्वेश्चन का आंसर करो अब, कि एमसीपी मैक्स क्यों नहीं हो सकता, एमसीपी मिन क्यों लिया है? सर एमसीपी मीन लेने का मतलब यही था कि हम कितना हीट दे रहे हैं, हम मिनिमम हीट दें ताकि हमारा जो टेम्परेचर जो हीट कि थोड़ी दे रहे हैं हम कहाँ हीट दे रहे हैं? हम तो हॉट और कोल्ड को एक दूसरे के पास सामने लेकर आ रहे हैं, हम थोड़ी हीट दे रहे हैं। हॉट दे रहा है, कोल्ड ले रहा है, इसमें हमारा क्या काम है? हम हीट नहीं दे रहे। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर तो फिक्स है, चाहे क्यू एच निकालो चाहे क्यू सी निकालो, कैसे भी करो। यस। क्वेश्चन था कि एमसीपी मिन इंटू डेल्टा टी मैक्स क्यों किया है, एमसीपी मैक्स इंटू डेल्टा टी मैक्स क्यों नहीं किया? आंसर तुम्हारे सामने कॉपी पे लिखा हुआ है, सोच लो। तुमने तो कहा ना, जिसका हीट कैपेसिटी रेट 5 है उसमें 10 का टेम्परेचर चेंज आएगा, जिसका हीट कैपेसिटी रेट 10 है उसका 5 का टेम्परेचर चेंज आएगा। इस हिंट को नहीं समझ पा रहे तुम? सर समझ सर
डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ मैं, कैसे करूँ मतलब लॉजिक। क्यू की वैल्यू, क्यू मैक्स की वैल्यू डेल्टा टी मैक्स पे डिपेंड करती है। यस सर। मतलब डेल्टा टी तो मैक्स होना ही चाहिए ना। यस सर। अब हॉट और कोल्ड में से कौन से फ्लूइड में डेल्टा टी मैक्स होगा, मतलब टेम्परेचर चेंज ज्यादा किसमें होगा, जिसका एमसीपी कम है उसमें या जिसका एमसीपी ज्यादा है उसमें? जिसका एमसीपी कम होगा उसमें। उसमें ना। यस 5 सर। वाले में टेम्परेचर चेंज 10 का था, 10 वाले में टेम्परेचर चेंज 5 का था। यस सर। तो एमसीपी मिन से मल्टीप्लाई नहीं किया है मैंने, मैंने उस फ्लूइड के एमसीपी से मल्टीप्लाई कर दिया है जिस फ्लूइड का टेम्परेचर चेंज मैक्सिमम है। तो ओके। मैंने डेल्टा टी मैक्स लिखा है और डेल्टा टी मैक्स को उस फ्लूइड के एमसीपी से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये जो एमसीपी मिन लिखा जाता है ना, ये मिन एक कंफ्यूजन है। ये एक्चुअली में एमसीपी ऑफ द फ्लूइड है जिस फ्लूइड में मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज आया है, और मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज उसी फ्लूइड में आ सकता है जिस फ्लूइड का एमसीपी कम है। तो जो एमसीपी मिन लिखा हुआ है ये मिन नहीं है, मिनिमम नहीं है। ये मिन हमें ये बताता है कि इस फ्लूइड का एमसीपी वैल्यू कम है, बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर चेंज ज्यादा है। और जो यस। मैं आपको बोल रहा था कि 5 into 100 क्यों किया, 10 into 100 कर लो, वो पॉसिबल ही नहीं है। देखो जिसका एमसीपी 10 होगा उसमें टेम्परेचर चेंज मैक्सिमम हो ही नहीं सकता, उसमें तो कम होगा उल्टा की। तो उस केस में तो हीट ट्रांसफर कम आएगा। यस सर। समझ रहे हो ना? यस सर। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पकड़ना पड़ेगा, हिट्स को तो पकड़ना पड़ेगा यार। चलो नस्ल नंबर के बारे में बताओ। हाँ सर, नसेल नंबर का यूज हम हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। इसको डिफाइन करते हैं एज अ कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स डिवाइड बाय कंडक्टिव हीट फ्लक्स के रेशियो से। कन्वेक्टिव कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स डिवाइड बाय कंडक्टिव हीट फ्लक्स। कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स डिवाइड बाय कंडक्टिव हीट फ्लक्स। यस सर, रेजिस्टेंस उल्टा हो सकता है। There. कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स डिवाइड बाय कंडक्टिव हीट फ्लक्स। अच्छा, और रेजिस्टेंस की फॉर्म में कैसे करोगे? सर रेजिस्टेंस फॉर्म में कंडक्टिव रेजिस्टेंस डिवाइड बाय कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इसमें और बायोट नंबर में क्या फर्क है? वो भी तो ऐसे ही डिफाइन होता है रेजिस्टेंस की फॉर्म में। सर बायोट नंबर में मोस्टली हम सॉलिड के लिए डील करते हैं, यहाँ पे फ्लूइड फ्लूइड के लिए करते हैं। सर बायोट नंबर में हमारा कोई सॉलिड होता है, वो एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे फिक्स होता है। उसका थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट अप्रॉक्स 0 होता है। तो वहाँ पे जो हमारा एक इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है डिवाइड बाई एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस के रेशियो से बायोट नंबर डिफाइन होता है। और नसल्ट? नसेल्ट सर ये हमारा फ्लूइड के लिए होता है। यहाँ पे जो हमारा थर्मल कंडक्टिव होता है वो फ्लूइड का होता है, और वहाँ पे जो थर्मल कंडक्टिव होता है हमारा सॉलिड का होता है। तो बायोट को मैं कन्वेक्शन में यूज कर सकता हूँ? बायोट को सर कन्वेक्शन में, सर वो सॉलिड के लिए डिफाइन है तो मोस्टली नहीं कर सकते। दोबारा सोच लो इस लाइन के बारे में। ओके। अभी तो तुमने डिफाइन किया कि वहां पे कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस भी होता है। तो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होता है मतलब कन्वेक्शन तो हो ही रहा है ना। यस सर, हो रहा है। तो फिर मैंने बोला कन्वेक्शन यूज कर सकते हो, तुम कह रहे हो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर तो रहे। ओके सर। HL/K आता है ना बाइट में भी। यस सर। तो H तो आ गया ना वहां पे भी भाई। यस सर, आ गया। ओके। तो नस्ल नंबर के अंदर तुमने बताया कि जो यूज है वो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने का यूज है। यस सर। इसके अलावा भी कोई एप्लीकेशन है नस्ल नंबर की? सर नसेल्ट नंबर कंडक्शन और कन्वेक्शन को डिफाइन करता है। अगर नसेल्ट नंबर हमारा इक्वल टू 1 है तो कंडक्शन हो रहा है, और नसेल्ट नंबर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वेक्शन हो रहा है। और लेस देन 1 है तो? तो सर ये नसेल्ट नंबर लेस देन 1 के डिफाइन नहीं होता। क्यों? सर क्योंकि सर नसेल्ट नंबर जो हमारा होता नस्ल है। नंबर तुमने बोला ना कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स टू द कंडक्टिव हीट फ्लक्स।
नसेल नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। नहीं नसेल नहीं, नंबर तुमने डिफाइन किया नसल नंबर एज कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स टू द कंडक्टिव हीट फ्लक्स, ऐसे ही किया ना। यस सर। अगर कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स ग्रेटर देन कंडक्टिव हीट फ्लक्स है तो ग्रेटर देन 1 होगा। कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स इक्वल्स टू कंडक्टिव हीट फ्लक्स है तो इक्वल्स टू 1 होगा। और कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स अगर लेस देन कंडक्टिव हीट फ्लक्स है तो लेस देन 1 हो जाएगा। सर जो हमारा सर कन्वेक्शन होता है वह कंडक्शन प्लस एडवर्स कन्वेक्शन के सम के बराबर होता है। और जब क्या उसको होता है? डिवाइड, क्या होता है, फिर से बोलो। तो जो सर कन्वेक्शन होता है उसमें मॉलिक्यूल तो एक की स्टेबिलिटी के मतलब अपने प्लेस पे रह के भी हीट ट्रांसफर करते हैं। अगर उनके बीच टेम्परेचर डिफरेंस है, कन्वेक्शन अपने प्लेस पे कैसे रहेंगे? अपने प्लेस पे रहेंगे तो कंडक्शन हो जाएगा। सर जैसे कि अगर सर बात करें जैसे कि हमारा एक बीकर के अंदर अगर हमारा फ्लूइड भरा हुआ है और हमारा टेम्परेचर डिफरेंस इस तरह से मेंटेन है कि मॉलिक्यूल मूव नहीं करेंगे, उनके बीच मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के थ्रू अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है, उस केस में कंडक्शन ही होता है, हाँ, जिससे नसेल नंबर इक्वल टू 1 होगा। तो अगर नसल नंबर डिफाइन ही क्यों होगा? वहां पर कंडक्शन हो रहा है। नसल का काम क्या है? नसल का यूज किया वहां पे, जब कंडक्शन के अंदर नसल नंबर पढ़ा आपने? जब कंडक्शन हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं वहां पे पूरे कंडक्शन हीट ट्रांसफर में कहीं पे नसल्ट आया? नसल्ट पहली बार हीट ट्रांसफर में कब पड़ा? सर जब कन्वेक्शन स्टार्ट होता है। कन्वेक्शन स्टार्ट हुआ। कंडक्शन में नसल्ट का काम ही क्या है? सॉलिड्स के लिए नसल नंबर थोड़ी यूज करेंगे, कंडक्शन के नसल थोड़ी यूज करेंगे। ओके तो सर। तुम कह रहे हो बीकर है जहां पर मोलिकुलर वाइब्रेशंस हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हो रही है, तो नसल्ट का काम ही क्या है फिर वहां पे? नसेल्ट का काम जो मोस्टली है कि कन्वेक्शन और कंडक्शन और कन्वेक्शन के बीच जो प्रोसेस हो रहे हैं हीट ट्रांसफर के दौरान उनको कोरिलेट करना। दैट इज माय क्वेश्चन कि अगर कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स लेस देन कंडक्टिव हीट फ्लक्स हो जाएगा तो नसल तो लेस देन 1 हो जाएगा ना। यस सर। तो अभी तुम कह रहे थे नसल लेस देन 1 डिफाइन नहीं होता है। सर मैंने ये पढ़ा था कि नसेल नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं होगा। हाँ, तो क्यों पढ़ा? तुमने पढ़ा है तो कुछ तो उसके पीछे लॉजिक होगा ना भाई। यस सर। तो लेस देन 1 होगा कि नहीं होगा? सर मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो उसके जो पीछे तुम लॉजिक तो दे नहीं रहे ना फिर। सर जो हमारा कन्वेक्शन है वह हमारा सम होता है कंडक्शन प्लस एडवर्स हीट ट्रांसफर के। तुम दूसरा वर्ड क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। एडवर्स बोल रहे हो? सर एडवेक्टिव, सॉरी एडवेक्टिव हीट ट्रांसफर। एडवेक्टिव? यस सर। ये एडवेक्टिव क्या होता है? सर हमने तो एडवेक्टिव, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन सुना है। सर एडवेक्टिव में हमारा मॉलिक्यूल मूव होने के कारण जो हीट ट्रांसफर होता है, मोलिकुलर मूव होने के कारण हीट ट्रांसफर होता है, उसे तो कन्वेक्शन बोलते हैं। सर उसमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन भी इंक्लूडेड होता है। मोलिकुलर कन्वेक्शन। वाइब्रेशन की वजह से जो हीट ट्रांसफर होता है उसे कंडक्शन बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स के मूव होने की वजह से जो हीट ट्रांसफर होता है उसे कन्वेक्शन बोलते हैं। मीडियम के मूव होने से जो हीट ट्रांसफर होता है उसे बल्क मोशन बोलते हैं। ये एडवेक्शन कहाँ से आ गया? NCERT क्लास 11 फिजिक्स। कौन सी बुक से पढ़ रहे हो? सर बीके दत्ता से पढ़े हो कि गवाने से पढ़े हो? सर जीके दत्ता नहीं, मैकेब स्मिथ से पढ़ा था। तो मैं क्या तो मैं क्या उन्होंने उसमें बताया तो हम ये होगा। सुने एडवेक्शन। नॉर्मली जो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ऐसा होता है, बट सर मैंने ये भी पढ़ा था कि कन्वेक्शन लीड करता है एज कम्पेयर टू कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या करता है? लीड करता है। हाँ, क्योंकि सर उसमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर मोशन के कारण भी हीट ट्रांसफर होता है, और मॉलिक्यूलर जब मोशन करते हैं तो उनके दौरान वाइब्रेशन भी हीट ट्रांसफर होते होंगे। अच्छा मुझे बताओ, कंडक्शन हीट ट्रांसफर के अंदर जो हीट ट्रांसफर होता है वो मोलिकुलर वाइब्रेशन से होता है ना? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, हाँ सर। और सर जो भी सॉलिड की बात करें सर, तो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो के कारण भी फ्लो ऑफ होता इलेक्ट्रॉन से भी होता है। है। हाँ तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से और मोलिकुलर वाइब्रेशन से, दोनों से होता है, ज्यादा किससे होता है? सर ज्यादा वाइब्रेशन के कारण होता है। 70% वाइब्रेशन और 30% का रोल इलेक्ट्रॉनिक फ्लो के कारण होता है। कोई भी सॉलिड हो, चाहे सर क्रिस्टलाइन हो, एमोर्फस हो, नो मेटल सर, हो, नॉन मेटल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सब में। इसमें सर ये डिपेंड करेगा उस मेटल या क्रिस्टलाइन मेटल या नॉन मेटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं।
सर उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। तो मेटल्स के लिए भी और नॉन मेटल्स के लिए भी नॉर्मली इन जनरल मोलिकुलर वाइब्रेशन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का कम। मेटल के केस में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉन मेटल। मेटल केस में क्या ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉनिक फ्लो की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हीट ट्रांसफर होगा एज कम्पेयर टू नॉन मेटल ज्यादा होगा मेटल में। ये जो हीट ट्रांसफर होता है ये तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे जाता है, लेकिन यस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं? सर, इलेक्ट्रॉन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, उल्टा मोशन करते हैं। मतलब लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन सर निगेटिव चार्ज होता है उनके ऊपर। तो नेगेटिव चार्ज होता तो क्या हुआ? इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। ये सॉरी कौन सर, सा लॉजिक है भाई कि नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी? मैं थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ा हूँ थोड़ा अंदर से। हिंट ले लो, कंसंट्रेशन डिफरेंस के बारे में सोचो, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन के बारे में। अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को कितना होता है। हिंट दिया तो कंसंट्रेशन के लॉजिक से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो ना, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, हार क्यों मान रहे हो? ओके सर, सर जो सर मैं यहाँ पे सर पीवी एनआरटी लगा सकता हूँ क्या? पर उसमें पीवीएनआरटी सॉलिड्स में कैसे लगाओगे? सॉरी सर मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बता दो, गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है? सर हाँ, सर गैस हमारा नॉर्मली किसी भी प्रेशर पे एडजस्ट मतलब हो सकता है, जैसे कि क्या जैसे हो सकता पार्शियल है? कोई भी गैस सर जो इन्वायरमेंट में हमारा उपस्थित है वह हाँ, किसी भी टेम्परेचर पे वो एक पार्शियल प्रेशर गेन करता है, बट किसी भी अगर टेम्परेचर पे वो पार्शियल प्रेशर, उसके अंदर उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होता है उस टेम्परेचर पे। किसी भी टेम्परेचर पे गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। यस सर। और सर जो हमारा वेपर प्रेशर जो वेपर फॉर्म में होते हैं एक्चुअली वह लिक्विड से कन्वर्ट हो चुके होते हैं वेपर में, तो वह एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे उपस्थित होते हैं और उनके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होती है। नहीं तो एक गिवन टेम्परेचर पे वेपर का भी तो अपना कोई प्रेशर होता है, जैसे तुम कह रहे हो गैस का प्रेशर होता है तो वेपर का भी प्रेशर होता है। यस सर। सर तो ये वेपर डिफरेंस थोड़ी हुआ, डिफरेंस क्या है? मैं हेल्प करूं? करो सर। मोहित, यस सर। मोहित का मीनिंग क्या है? सर मोहित का मीनिंग होता है किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना। तो अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम, आप क्या बताओगे? मेरा नाम है किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना कुमार सेठ या मोहित कुमार सेठ, क्या बोलोगे? सर मोहित का सर जो शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी किसी में। ने अगर आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट विल यू से? मोहित कुमार सेठ और विल यू से किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना कुमार सेठ? सर मैं मोहित कुमार सेठ कहूंगा। तो सिंपल रखोगे ना? यस सर। तो सर ने पूछा वेपर और गैस में डिफरेंस क्या है, तो आप क्यों इतनी लंबी चौड़ी कहानी बना रहे हो? प्रेशर टेम्परेचर की बात कर रहे हो, प्रेशर टेम्परेचर की बात करोगे तो सर फिर आप क्या थर्मोडायनेमिक्स पे पहुंच जाएंगे जो आपका 5th सब्जेक्ट है। फिर वहां से क्रिटिकल पॉइंट भी पिक्चर में आ जाएगा, टीवी डायग्राम, टीपी डायग्राम, पीवी डायग्राम, वो सारी चीजें आ जाएंगी। सीधा रखो, सिंपल। जैसे सर ने पूछा वो बताओ, क्यों इन सब चीजों में जा रहे हो? प्रेशर वेशर ये सब सर ने पूछे ना बाद में क्रॉस क्वेश्चन आपसे फॉलो अप, यस सर। तो सिंपल रखो, वही पूछ रहे हैं सर, व्हाट इज द डिफरेंस? अगर किसी वेपर का कोई वेपर अपने सेचुरेशन पॉइंट पर है और मैं उसमें से हीट रिमूव करूं, क्या होगा? सर वो अगर हम किसी वेपर में से हीट रिमूव करेंगे तो वह मेरे क्वेश्चन को रिपीट मत करो, आग सीधा आंसर दो। सर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा।
और क्या मैं गैस में ऐसा अगर हीट रिमूव करूं तब क्या होगा? सर वो ठंडा होगा गैस। स्टेट क्या होगी? सर वो गैस में ही रहेगा। तो डिफरेंस नहीं है? हाँ सर, है डिफरेंट। तो यही तो डिफरेंस होता है। ओके सर, गॉट इट। तो बताओ सर को फिर। सर जो गैस होता है मोस्टली, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं तो वो गैस फॉर्म में रहता है। और वेपर को अगर अगर हम ठंडा कर रहे हैं तो वेपर अपने फेस चेंज कर सकता है, पर गैस नहीं करेगा। गैस का टेम्परेचर बढ़ाए या घटाए, गैस गैस ही रहता है, यही बोला तुमने। यस सर। बट नेचुरल गैस को अगर मैं लेकर जाऊं काफी लो टेम्परेचर पे, हमको सारा भरोसा मत यार प्लीज, मैं कैसे पूछूंगा फिर? हमारे पास नेचुरल गैस है और भी कई सारी गैस है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही जब उसका टेम्परेचर डाउन करते जाएंगे तो एक टेम्परेचर वैल्यू के बाद वो लिक्विड बन जाएगी। तो ये तो बात बनी नहीं ना कि हर टेम्परेचर वो गैस ही रहती है। नहीं गैस सर, तो लिक्विड बन जाती है, लिक्विफिकेशन हो जाता है गैस का। तो गैस अपना प्रॉपर्टी चेंज कर सकता है। या, पर आइडियली अगर इन्वायरमेंटली टेम्परेचर की बात करें या प्रेशर पे, तो हमारा जो गैस होता है वो उसी उसी फेस में रहेगा। और बट अगर हम वेपर को एक टेम्परेचर के बाद अगर टेम्परेचर घटाते हैं तो वो अपना फेस चेंज करेगा, वो वेपर से मैं भी लिक्विड। तो वही बोल रहा हूँ, वेपर एक टेम्परेचर के बाद फेस चेंज करेगा, गैस भी तो एक टेम्परेचर के बाद फेस चेंज कर रहा है। हाँ, यस सर। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? हमको सर की मेहनत बेकार हो गई। एलपीजी सिलेंडर देखा है घर में? यस सर। उसके अंदर जो फ्यूल होता है एलपीजी, वो किस फेज में होता है सिलेंडर के अंदर? सर वो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको। तो गैस तो लिक्विड बन गई, फिर डिफरेंस क्या हुआ? यही तो सर सर पूछ रहे हैं। सर ने एलएनजी का नाम ले दिया, मैंने एलपीजी बोल दिया। उसमें आप प्रोपेन। चीजों को सिंपल क्यों नहीं रखते? ओके सर। मैंने आपको हिंट दिया, अब मैं पूरी कहानी बताऊंगा तो लेक्चर बन जाएगा ना, इंटरव्यू कहाँ रहा। यस सर। सर मैं अभी नहीं सोच पा रहा हूँ। अच्छा, रेडिएशन में ब्लैक बॉडी याद है आपको? यस सर। तो ब्लैक बॉडी ब्लैक होनी जरूरी है क्या? सर ब्लैक बॉडी ब्लैक होना जरूरी बिल्कुल नहीं है। एक एक नाम दिया गया है। ब्लैक बॉडी का मतलब होता है कि ये टोटल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है, और ये उतना ही रेडिएशन जितना एब्जॉर्ब की है वह उतना इमिट कर सकती है। हाँ, इसके कुछ तो एक सेकंड, एग्जाम्पल। तो टोटल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है और जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है उतना इमिट कर सकती है। हाँ सर। ये कौन सा, ये तो रूल मैंने नहीं सुना कि जितना एब्जॉर्ब किया उतना इमिट कर सकती है। सर ब्लैक बॉडी का जो एब्जॉर्प्टिव। मैक्सिमम एब्जॉर्बर सुना था, मैक्सिमम एमिटर सुना था, बट जितना एब्जॉर्ब किया उतना इमिट कर देगी मतलब? ब्लैक बॉडी का सर जो एब्जॉर्प्टिविटी होता है वो 1 होता है। और हाँ, उसका जो 100% होता है। और उसका एमिसिविटी भी 1 होता है। एमिसिविटी क्या होता है? सर एमिसिविटी इज द रेशियो ऑफ द रेडिएशन emitted by the non-black body to the black body. तो फिर तो ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी की बात करने की नीड ही नहीं है ना। एमिसिविटी के डेफिनेशन में ही कंपैरिजन ब्लैक बॉडी से कर रहे हो। मैं ब्लैक बॉडी के लिए पूछ रहा हूँ, तो एमिसिविटी डिफाइन क्यों की तुमने? एमिसिविटी का मीनिंग तो नॉन ब्लैक बॉडी के लिए है ना, कि यस जब सर। मैं एक नॉन ब्लैक सरफेस को ब्लैक सरफेस से कंपेयर करता हूँ तो पता लगता है कि एक नॉन ब्लैक सरफेस को कितना कंप्लाई कर रहा है। ब्लैक सरफेस में इसमें एमिसिविटी का क्या रोल है? सर इसके डेफिनेशन में कोई रोल नहीं है। ब्लैक बॉडी का जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वह उसके एब्जॉर्प्शन पावर को ही डिफाइन करता है। एब्जॉर्प्टिविटी 100% होती है, आई एग्री, बट यस सर। एमिसिविटी का तो रोल है नहीं यहाँ पे। एमिसिव पावर की तुम बात कर सकते हो, एमिसिव पावर थोड़ी ना 100% होती है। एमिसिव पावर तो जो सिग्मा T⁴ से आएगी वो होती है। यस सर। तो तुम क्या ये कहना चाह रहे हो कि सिग्मा T⁴ से जो वैल्यू आएगी वो जितनी उसने एब्जॉर्ब करी उसके बराबर होती है हमेशा? मान लो ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही, उसके पास कोई इरेडिएशन आ ही नहीं रहा, तो क्या वो एमिट नहीं कर सकती?
सर कर सकती है अगर उसके, अगर उसमें, क्योंकि उसके अंदर एब्जॉर्प्शन पावर तो है ही। पहले से अगर उसके पास कुछ एनर्जी होगा तो बिल्कुल इमिट करेगी। अरे तो बॉडी किसी टेम्परेचर पर है तो एनर्जी तो है ना उसके पास, वो यस। एब्जॉर्प्शन करे ना करे वो तो उसकी मर्जी है। उसके पास रेडिएशन आएगी एब्जॉर्ब होने के लिए तो कर लेगी, नहीं आएगी तो क्या एमिट नहीं कर सकती वो। तुमने बोला ना, ये तुमने बोला कि जितनी एब्जॉर्ब करेगी उतना एमिट कर देगी, ये लाइन यस। गलत है ना, ये क्यों बोले तुमने? फंसो मत ना, क्यों फंस रहे हो? ओके सर। सिंपली बोलो ना, एब्जॉर्प्टिविटी 1 होती है, 100% होती है, एमिसिव पावर मैक्सिमम होती है, और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को फॉलो करती है, यही तो होती है ब्लैक बॉडी। दोज हु फॉलो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब ये थोड़ी बोलते हैं कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में जो वैल्यू आएगी वो एब्जॉर्प्टिविटी के बराबर होती है, ऐसा कहाँ लिखा है? तो सन एक ब्लैक बॉडी है क्या? सर इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो रेडिएशन में जितने न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल सोल्व किए रेडिएशन में, हाँ सर किए थे। तो हर रेडिएशन के न्यूमेरिकल में तो सन का यूज हो रहा है। टेम्परेचर ऑफ द सरफेस 5000 केल्विन लेके सॉल्व कर दे तो उसका रेफरेंस लेके स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ वहां पे लगा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस नहीं पढ़े हमने कि सन से कितना रेडिएशन एमिट हो रहा है, रेडिएशन का कितना परसेंटेज अर्थ पे आ रहा है, अर्थ कितना रिसीव कर रहा है सन की एनर्जी का, ऐसा न्यूमेरिकल्स नहीं करे? सर ये वाले शायद मैंने नहीं किए थे सर, ये वाले मैंने मतलब पीवाईक्यू से लगाया था उसमें, तो सर ज्यादा मोस्टली व्यू फैक्टर वाले क्वेश्चन नहीं लगाए थे। चलो कोई बात नहीं, मैं इसमें सर के ने जो यहाँ पे छोड़ा है, मैं सर को होल्ड पे रखूंगा ताकि वो थोड़ा आराम ले लें, और इसी को आगे कंटिन्यू करूंगा डिस्कशन। आपको पता है अभी कुछ दिनों पहले वर्ल्ड में, स्पेशली इन आवर कंट्री, बहुत ही मेजर इवेंट हुआ था, इंसिडेंट। क्या हुआ था? सर इंडिया पाकिस्तान वार के बीच में जो, सॉरी। सर भारत पाकिस्तान के बीच में जो सिचुएशन हाँ, कंट्रोल नहीं। वहां पे प्रॉब्लम हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर वॉर लाइक सिचुएशन, बहुत सारी चीजें। तो वहां पे आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, अगर उस न्यूज को फॉलो किया था हाँ पर किया था। तो वहां पे आपने सुना होगा ड्रोन्स, जेट्स, ये सारी चीजें। यस सर सुना। तो स्टेल्थ ड्रोन्स या स्टेल्थ जेट्स का क्या मीनिंग है? सर जो ड्रोन्स होते हैं सर, एक तो उनका जो यूज किया गया था अटैक के रूप में किया गया था। मैं स्टेल्थ पूछ रहा टेक्निक हूँ, के आप बारे में पूछ रहे हैं सर, स्टेल्थ टेक्निक सुनिए तुमने? नहीं सर नहीं सुना। छोड़ो सर। छोड़ो, कल की बात है, आज की बात करते हैं। सीआरई में एक बात तो, सीआरई, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, एफएम, सो मेनी सब्जेक्ट्स आपने स्टडी करे, उन सबका एक सार पूछ रहा हूं मैं, सिंपल सा। केमिकल रिएक्टर्स या कोई भी इक्विपमेंट जब हमें इंडस्ट्री में स्टेब्लिश करना होता है, तो उसे हम पहले लेबोरेटरी स्केल पे डिजाइन करते हैं, एंड देन वी डू द स्केल अप। यू नो अबाउट दिस? यस सर। So can you tell me how we can scale up a chemical reactor from laboratory scale to industrial level? What are the criteria? What to check, what not to check, what to do, what not to do? जब भी सर कोई रिएक्टर को स्टेप बाय स्टेप बताना, पॉइंट वाइज, स्टोरी नहीं, इतना टाइम नहीं है आपके पास भी और हमारे पास भी। ठीक है सर, मोस्टली उसके डिजाइन और डायमेंशन पे फोकस करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। आफ्टर दैट उसके अंदर कितना वॉल्यूम हम लेना चाहिए हमें, उसके ऊपर डिफाइन करते हैं। सेकेंड, उसको हम इंडस्ट्री लेवल पे कितने टेम्परेचर प्रेशर पे हमें डील करना है उसका। आफ्टर दैट अगर हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड हमें पॉइंट होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट सर कन्वर्जन जो मोस्टली डिफाइन होता है, और फिर जो फ्लो रेट होता है हमारा फीड का, वो इंक्रीज होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे। मतलब आपको नहीं पता?
सीधा बोल दो यार, टाइम क्यों खराब कर रहे हो अपना। मैं आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लूंगा। एफएम में एक चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस एंड सिमिलिट्यूड, पढ़ा है? यस सर, पढ़ा है। कितने टाइप की सिमिलरिटीज होती हैं जो आपने पढ़ी है? सर इसका मतलब पर्टिकुलरली कोई सर टॉपिक नहीं समझा नहीं सर। डायमेंशनल एनालिसिस में सर उसमें बकिंगम पाई थ्योरम। जब हम स्केल अप की बात करते हैं वहां हम इक्विपमेंट्स की सिमिलरिटीज देखते हैं टू डू द स्केल अप। डायनेमिक सिमिलरिटी, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, काइनेमेटिक सिमिलरिटीज। सर इसके बारे में नहीं पढ़ा। तो इस चैप्टर में है ही क्या और पढ़ने को। चलो कोई बात नहीं, आप फीडबैक दे दो सर अपना, कैसे। अब मैं क्या ही पूछूं आपसे फिर सीआरई में, छोड़ो, ऑलरेडी काफी टाइम हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा सर, फर्स्ट थिंग आपको जितना भी हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा या सर ने बीच में क्वेश्चन पूछा, आवाज आपने आ रही है क्या मेरी? हेलो। हाँ सर, आ रही है, आ रही है। ओके ओके। आपने जितना भी क्वेश्चंस का आंसर किया ऑलमोस्ट करेक्ट ही था मोस्टली में। बस एक गलती जो आप कर रहे थे, रिपीट मोड पर आप स्टोरी मोड में जा रहे थे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे, इस वजह से आप ही को प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जनरेट हो रहे थे फॉलो अप के लिए। तो इसलिए ये पता नहीं, जितना पूछा था बस उतना आंसर करना। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, कोई आपसे आपका नाम पूछेगा, बस मोहित कुमार सेठ बोलोगे ना, उसका Yes. मीनिंग थोड़ी एक्सप्लेन करने लग जाओगे, कहानी उसके पीछे की कि मेरी बुआ जी ने रखा था या चाचा जी ने रखा था। मतलब समझ रहे हो? यस सर। तो पॉइंट वाइज आंसर करो, क्लियर वर्ड्स में, सिंपल रखना चीजों को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स यूज करने की नीड नहीं है, क्योंकि जो आप आंसर करोगे उसी से क्वेश्चन बनते हैं। बार एनपीसीआई में ऐसे ही जाती हैं चीजें, आपसे फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपका आंसर जो होता है उसी के अकॉर्डिंग, फिर इन डेप्थ जाते जाते वो एप्लीकेशन बेस्ड पे जाते हैं और आपको फंसाने का ट्राई करते हैं। ऑल तो वहाँ पैनल में एक पर्सन ऐसा भी होता है जो आपको हिंट भी दे सकता है, अगर उन्हें लगता है कि हाँ इसे अगर मैं थोड़ी हेल्प करूंगा तो शायद ये ऊपर आ जाएगा, बढ़िया आंसर देगा। तो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बना के रखना, देखना कौन पर्सन ऐसा है जो आपको हिंट देने का ट्राई कर रहा है। जैसे सर ने भी कई जगह हिंट दिया आपको, स्पेसिफिक हीट वाले क्वेश्चंस पे इतना डिस्कशन हुआ। यस ठीक है, चीजों को सिंपल रखना है। अब जब स्पेसिफिक हीट सर ने हीट कैपेसिटी पूछा था, आप पता नहीं क्या बता रहे थे, सिंपल उसका मीनिंग ही बताना था, है ना। ऐसे ही यहाँ स्केल अप की बात हो रही है, आपको नहीं पता तो सीधा बोलो, मतलब क्लियर अगर आप नहीं हो 100% साफ बोल दो सर नो आइडिया। जैसे आपने बीच में कई जगह कहा भी है, लास्ट में आप पहले ही बोल देते तो आपका और हमारा टाइम बचता, फिर हम कुछ नया डिस्कशन करते जो आपके लिए हेल्पफुल होता। समझ रहे हो? तो वहां पे भी एक चीज ध्यान रखना, इंटरव्यू में जो नहीं आता सीधा बोल दो, अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो। ओके सर। ठीक है, वरना कहानी बनेगी और फिर आप ही फंसोगे और उससे फायदा नहीं। ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दो, जैसे मतलब एक सेम एनर्जी लेवल मेंटेन करने का ट्राई करो शुरू से आखिर तक। जैसे अभी आपका एनर्जी लेवल देखो थोड़ा डाउन है, क्योंकि बीच में कई जगह आप क्वेश्चन में फंस गए और स्टार्टिंग में काफी हाई था। मैंने कंफर्टेबल करने के लिए आपसे आईपीएल की बात भी की थी, वहां पे जरूरी नहीं हो, वहां पे कोई दूसरी बात हो सकती। यस ठीक है, हर इंटरव्यू में स्टार्टिंग में 2-4 मिनट वो पूछते इस तरह की बातें करते हैं आपसे, ताकि आपको कंफर्टेबल कर पाए। ठीक है, तो ये मेरा फीडबैक है। बाकी सर, मुझे तो ये लग रहा है कि मोहित, तुम ना जब कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हो ना, तो उसके बाद से फिर तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो जाता है। मतलब पढ़ के आए हो तुम, नॉलेज है तुम्हें, आंसर्स भी आते हैं, बट बीच में अगर एक दो क्वेश्चंस में फंबल कर जाते हो ना, तो वो एक फियर की सेंस तुम्हारे मन के अंदर शायद आ रही है, और उस फियर की सेंस की वजह से एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक क्वेश्चन वो गलत ही होते जा रहे हैं लगातार। ऐसा मुझे फीलिंग आया आज के इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि जब स्टार्ट किया था मैंने क्वेश्चंस पूछना, तो तुम बहुत अच्छे से जवाब दे रहे थे। हीट एक्सचेंजर के टाइप्स भी पूछे तो तुमने बहुत अच्छे से बताए, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ ये। बहुत सारे बच्चे इस तरह का आंसर नहीं करते, आपने किया जो अच्छा लगा मुझे काफी। और उसके बाद जब तुम एक दो क्वेश्चन में फंबल हुए, स्पेशली इफेक्टिवनेस जब मैंने पूछी, तो तुम किसी और ही चीज की बता रहे हो, मैं पूछ हीट एक्सचेंजर की रहा हूँ, है ना।
या प्लेट एंड शेलन ट्यूब के बीच में डिफरेंस बता रहे हो, तो वहां पर जैसे तुम्हें एक फॉलिंग का पता है, बाकी तुम फिर बना के बता रहे हो, बना के मत बताओ, जो पता है वो बताओ, है ना। मतलब जितना हमने पढ़ा उतना बता दे वो ठीक है, नहीं पढ़ा है नहीं पता तो बना के बताना, आई डोंट थिंक सो कि वो काम करेगा, वो फिर नेगेटिव चला जाता है। तो उसके बाद चीजें थोड़ा सा फिर फंबल होती रही, है ना। और जब फंबल होती रही तो फिर कहीं ना कहीं वो तुम्हारे फेस पे दिखा, नर्वसनेस दिख रही है, कॉन्फिडेंस लूज हो गया वो दिख रहा है। और उस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो हम हिंट दे रहे हैं वो भी तुम नहीं पकड़ पा रहे हो। लाइक मैंने एमसीपी वाला हिंट दिया, क्लियर क्लियर हिंट दिया, बिल्कुल कॉपी के ऊपर लिखा हुआ है, फिर भी नहीं पकड़ पा रहे हो। तो मैं एज ए साइंटिस्ट कैसे रिक्रूट करूंगा, क्योंकि आगे जब तुम R&D में जाओगे, वहां पे प्रोजेक्ट्स करोगे, तो प्रोजेक्ट्स में भी तो कई बार फेलियर्स होंगे। उन फेलियर्स के बाद फिर से तुम्हें रीस्टार्ट करना है पूरी प्रोसेस को, एक उम्मीद के साथ कि शायद इस बार रिजल्ट आ जाए। वो पेशेंस लेवल, वो कॉन्फिडेंस, वो उम्मीद, वो होप, वो चीज मिसिंग लगी मुझे ना। तो मैं तो यही बोलूंगा कि पहली बात तो कोशिश करो कि फंबल ही ना हो, है ना। जब फंबल ही नहीं होगा तो फिर कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, बिकॉज तुमने जब आंसर देना स्टार्ट किया यू कॉन्फिडेंट, है ना। जिस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल नहीं आता बोल दो कि सर नहीं पढ़ा, तुमने बोला भी कई कई जगह पर नहीं पढ़ा, है ना। तो क्वेश्चन को अच्छे से सुनो, उसका क्या आंसर देने वाले हो सोचो, और जितना पता है उतना आंसर करो। अगर फंबल नहीं होगा तो मुझे लगता है तुम इंटरव्यू निकाल ले जाओगे, बिकॉज तुम्हें नॉलेज है ना। खुद को फंसाओ मत बस। जैसे कंडक्शन के अंदर नसल्ट का यूज, है ना, और ब्लैक बॉडी के लिए मिसिविटी, ये चीजें मतलब नेगेटिव इंप्रेशन कहीं ना कहीं डालती है। हालांकि गेट में पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं 1 मार्क के PYQ के लिए कि मिसिविटी वहां पे 1 होती है, कंडक्शन के लिए नसल नंबर 1 होता है। बट नसल नंबर क्या बताता है? नसल नंबर हमें इन्हांसमेंट बताता है कि बल्क मोशन की वजह से या कन्वेक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर में कितनी इन्हांसमेंट आती है। इमिसिविटी क्या बताती है? इमिसिविटी कंपैरिजन बताती है नॉन ब्लैक का ब्लैक के लिए, क्योंकि जब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से हीट ट्रांसफर रेट निकालते तो इमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉन ब्लैक बॉडी के लिए। ब्लैक के लिए तो ऐसा कुछ नहीं करते, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं वैसे ये बोलूंगा, कॉन्फिडेंट हो के आंसर दो, जितना पता है उतना बताओ, सोच समझ के आंसर दो, कोशिश करो कि एटलीस्ट जो तुम्हें पता है वही जा रहा है, गलत नहीं जा रहा है। अगर वो नहीं होगा तो तुम कॉन्फिडेंट रहोगे और फिर तुम निकाल ले जाओगे। और लेट्स से अगर एक जगह गलत हो भी जाता है तो अपने फेस पर मत आने दो, अपने आप को बोलो, अंदर से ये आवाज दो अपने आप को कि अगर मैं नर्वस हुआ तो फिर मैं सारे गलत कर दूंगा, फिर तो मेरा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होना। तो इससे बेटर ये है कि मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ, ठीक है एक दो में फंबल हुआ, बट अब मैं सारे बिल्कुल सोच समझ के सही आंसर करूंगा। अपने आप को बार बार बोलना वहां पे। तो ओके सर। इससे इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर वो पॉजिटिविटी रहेगी और फेस पे नहीं आएगा। क्योंकि नर्वस अगर हो गए ना फिर नहीं होने वाला, बिकॉज नर्वसनेस में तुम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। इस इंटरव्यू में हमने देखा है, जबकि तुम्हें नॉलेज है, तुम्हें पता है सब चीजें, फिर भी तो नर्वसनेस में परफॉर्म नहीं होगा तुमसे। तो इसीलिए नर्वस होना ही नहीं है, बिल्कुल बेखौफ हो गए जाओ, बेखौफ हो गए कि भाई नर्वस हो गए तो वैसे भी नहीं होना, कॉन्फिडेंटली गए तो शायद चांस है कि हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंटली जाओ, गलतियां होगी, दैट इज पार्ट एंड पार्सल। लाइक गेट में कोई 100 में से 100 नहीं ला सकता, इसी तरह बार के NPCL में भी कोई सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं कर सकता, ठीक है। और वो चाहते भी नहीं कि तुम सारे क्वेश्चन के आंसर करो, दे जस्ट वांट योर अप्रोच, कि तुम किस अप्रोच से आंसर कर रहे हो, तो तुम्हारी अप्रोच देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इट्स ओके, इट्स ओके कि एक दो गलत हो गए, इट्स ओके कि फंबल हो गया, दैट्स ओके, बट उनको अगले क्वेश्चन के आंसर को अफेक्ट मत करने दो। अगले क्वेश्चन बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, बिल्कुल फ्री माइंडसेट से तुम्हें आंसर करने हैं। पिछले क्वेश्चन में तुमने आंसर गलत किया, सही किया, डजंट मैटर। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसको बिल्कुल न्यू क्वेश्चन की तरह ट्रीट करके आंसर करो, ठीक है। तो हो जाएगा इंटरव्यू, नॉलेज तुम्हें है, ठीक है। बस प्रेशर के अंदर परफॉर्म करना है, दैट इज दी ओनली थिंग।